हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से निशा। मैं एमए का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और उनका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका फर्स्ट पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और सिर्फ जल्दी में आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म होता है सेकेंड ईयर का, वो हम अलग से सारे डिटेल्स देंगे ताकि आप उसी टाइम से पढ़ना शुरू करें और एग्ज़ाम टाइम का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर कम रहे। क्योंकि बेटा अगर हम धीरे धीरे चीज़ें तैयार करते हैं तो वो हमारे दिमाग में रहती हैं। एकदम से आप पढ़ोगे तो कोई भी अगर आपको खाना खाने को कह दिया जाए कि इकट्ठे खा लीजिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मजबूरी है आप लोगों के साथ भी और हमको भी जल्दी सॉल्व कराना है, तो एज इट इज़ हम सिर्फ इसी को फोकस कर रहे हैं और डिटेल इसकी कैसे पढ़ना है, इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से कैसे हम लिख सकते हैं, ये सारा हम अपने अगला जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपके वीडियोस डालना हम शुरू कर देंगे। जो फर्स्ट ईयर करेंगे उनके लिए भी और आप लोग सेकेंड ईयर में जाओगे उनके लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इसी को फोकस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आप वहाँ पे लिख के आओगे। ये तो मैं बहुत जल्दी बता नहीं पाऊँगी, सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या कंटेंट है जो आपको याद रखने हैं कम टाइम के लिए। तो काम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है, ऑगस्ट काम्ट, जैसे हमने आपको बताया कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया है। प्रत्यक्ष यानी जो आंखों से दिखे, ऐसा ही तो वाद होगा। अब वो दिखेगा कैसे? जब हम कहीं जाएंगे, जहाँ का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ जाएंगे, हम निरीक्षण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, इसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। यही विधि तो प्रत्यक्षवाद है और इसी की डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। तो प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का आलोचना, जो आलोचनात्मक विवेचन है ये करिए या प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको ये देना है आलोचना के साथ, बस इतना ही समझ लीजिए। अब काम्ट प्रत्यक्षवाद के संस्थापक माने जाते हैं। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया इसलिए ये संस्थापक हैं। इनके आधार पर काम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया है। काम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का उल्लेख अपनी दो रचनाओं पॉजिटिव फिलॉसफी एवं पॉजिटिव पॉलिटी। अब ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी किसकी है? ऑगस्ट काम्ट की है, जिसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत करी है। इन रचनाओं में इन्होंने प्रत्यक्षवाद के सैद्धांतिक और व्यवहारिक विज्ञान, सैद्धांतिक भी दी है और व्यवहारिक, जो व्यवहार में आए वो और जो सिद्धांतों के आधार पर वो हो, तो दोनों की व्याख्या की है। सर्वप्रथम काम्ट ने प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक बताया है। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद का आधार वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, ऐसा काम्ट का मानना था। इनका तात्पर्य है कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है, अतः जो वैज्ञानिक है वह प्रत्यक्षवादी भी है। काम्ट के अनुसार यदि हमें प्रकृति एवं ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक, अलौकिक आधार पर नहीं वरन वैज्ञानिक विधि के आधार पर करनी है। इनका कहना है कि हम धार्मिक और तात्विक आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पे और जो तत्व मिल रहे हैं उनके आधार पे हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए? वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए, ऐसा काम्ट जी ने बोला है। वैज्ञानिक विधि में घटनाओं की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर करी जाती है। तो प्रत्यक्षवाद का मतलब ही है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। इस क्रम को याद करिएगा, क्योंकि अगर हम कहीं किसी के धर्म का या टोटम का मान लीजिए अध्ययन कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर गांव में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, रह करके हम निरीक्षण करेंगे, फिर हम उस अपना एक छोटे से रूम में जो हमने इकट्ठे किए हैं उन पे जो है परीक्षण करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे कि क्या अगर हम दूसरे गांव में ऐसा कर रहे हैं तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इसके बाद वर्गीकरण करके निष्कर्ष निकाल देंगे। तो ये जो विधि है यही आपका प्रत्यक्षवाद है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए।
और ये क्योंकि विज्ञान में ये किया जाता है, और विज्ञान में हम एक रूम के अंदर ही रह करके शोध कार्य करते हैं, यहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे जाना होता है, इसलिए जो है ये समाजशास्त्र का विषय है। प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रेमंड एरो, इनको याद कर लीजिएगा, रेमंड एरो ने लिखा है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, ठीक है। प्रत्यक्षवाद मतलब निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, या कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि। घटनाओं की व्याख्या करना तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करना। उनके बीच जो परस्पर संबंध स्थापित हो रहे हैं, कैसे स्थापित हो रहे हैं, इसकी खोज करना ही प्रत्यक्षवाद है। ये किसने बोला है? रेमंड एरो ने। यानी हम ये कह सकते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पे जो घटनाओं की व्याख्या की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्योंकि समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो हम घटनाओं के बारे में ही तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण करेंगे। तो यही जो है काउंट का प्रत्यक्षवाद है, और ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रणाली की ही मुख्य विशेषता है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। क्लियर हो गया? फिर कांट ने प्रत्यक्षवाद के प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रॉलिन चैम्बरलिन ने लिखा है कांट के प्रत्यक्षवाद को, ठीक है। प्रत्यक्षवाद का संबंध कृत्रिम है, की अपेक्षा वास्तविक जगत से है। मतलब ये बनावटी जगत से नहीं है इसका संबंध, बल्कि वास्तविक जगत से इसका संबंध है। समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी होती है और तथ्यों से इसका मतलब है जिसका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन संभव है। यानी किसी निश्चित अंश तक ही, कुछ दूरी तक ही हम अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में अपना विचार दे सकते हैं। यह विस्तृत अस्पष्ट भाषा की अपेक्षा सदा परिवर्तन, चेतन, सत्य, निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है। निरपेक्ष, चेतन, अचेतन नहीं है, चेतन, सत्य, निरपेक्ष की अपेक्षा ये किससे संबंधित है? सापेक्ष से संबंधित है। अतः प्रत्यक्षवाद सहानुभूतिपूर्ण है। यानी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रत्यक्षवाद जो है एक सहानुभूतिपूर्ण है, क्योंकि ये चेतन, सत्य और निरपेक्ष से संबंधित नहीं है, बल्कि सापेक्ष से संबंधित है। यह उन सभी को सह संबंध में संकलित कर लेता है जो उसकी भावना एवं पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि ये कोटेशन है रॉलिन चैम्बरलिन का, इसलिए इसको आपको एज इट इज़ याद करके वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो दो के रेमंड एरो ने क्या कहा है वो याद कर लीजिएगा, और रॉलिन चैम्बरलिन ने क्या कहा है वो याद कर लीजिएगा। और इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। बस करेंगे क्या कि इनकी जो मेन चीज़ें हैं, जैसे सापेक्ष से संबंधित इन्होंने बोला है, वास्तविक जगत की बात करी है, निश्चित अंश तक अवलोकन की बात करी है, और सह संबंधों में संकलित करने की बात करी है। तो इस पॉइंट को आप 4-5 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, और प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जाती है, यानी सभी इसको स्वीकार करते हैं, ऐसी प्रणाली है प्रत्यक्षवाद। ये किसने कहा है? रॉलिन चैम्बरलिन। तो रॉलिन चैम्बरलिन क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध वास्तविक जगत से है, सापेक्ष ज्ञान से है, संबंध में संकलित कर लेता है, और इसकी भावना एवं पद्धति का प्रयोग यहाँ पे करा जाता है, और ये एक प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जाती है। क्लियर हो गया? फिर कांट ने क्या कहा है? ये कांट ने ही तो दिया है प्रत्यक्षवाद। तो कांट का कहना है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं, मतलब प्रकृति के द्वारा जो घटित घटनाएं हैं वो ही नहीं, वरन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। यानी समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, यानी मान लीजिए किसी समाज में लोग चोरी बहुत करने लग रहे हैं,
तो क्यों कर रहे हैं, तो ये हम कैसे पता करेंगे? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पहलू निकल के आएगा कि हो सकता है कि वहाँ पे भूखमरी की स्थिति ज़्यादा हो, या हो सकता है कि जो शोषित समाज हो वहाँ पे। तो रीज़न आपको वहाँ पे निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा ही हम निकाल पाते हैं, और यही आपका प्रत्यक्षवाद है। फिर क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होंगी, कुछ तो नियम होंगे जिनके आधार पर घटित होंगी। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग उसी आधार पर किया जाता है जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। क्लियर हो गया? यानी ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्षवादी जो पद्धति है वो किसके द्वारा होगी? का अनुभव हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा करेंगे। ये प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक घटनाओं का भी विश्लेषण करती हैं या अध्ययन करती हैं। और सामाजिक घटनाओं में जैसे आपके प्राकृतिक घटनाओं के कुछ नियम होंगे, जैसे वर्षा का ये टाइम होगा, बादल एक निश्चित समय पे बरसेंगे और सूर्य की किरणें जो है एक निश्चित समय में ही बहुत तेज होंगी, किसी निश्चित समय में ही कम होंगी। तो ये एक नियम है ना, एक चक्र चल रहा है। वैसे ही सामाजिक का भी एक नियम है, और इसी की बात प्रत्यक्षवाद में करी जाती है। किसके द्वारा करेंगे? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पे। और समाजशास्त्र में जैसे प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही रसायन, भौतिक और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में भी किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है, ऐसा आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या अनुमान अथवा धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर नहीं करी जाती है। यानी घटना क्यों घटी गई है, घट रही है या घटेगी, या कैसे हो सकता है, या इसका परिणाम क्या होगा, लाभ क्या होंगे, दुष्प्रभाव क्या होंगे किसी के भी, तो ये इसकी व्याख्या हम अनुमान के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ना धर्म के आधार पर करेंगे कि ब्रह्मा जी आएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना हम तत्व के आधार पर करेंगे और ना हम अलौकिक आधार पर करेंगे। ठीक है, हम जो है इन घटनाओं का अवलोकन परीक्षण के आधार पर करेंगे, अवलोकन एवं परीक्षण के आधार पर। पहले हम देखेंगे, फिर हम परीक्षण करेंगे, और इसी के आधार पर करने के लिए ये जो है प्रत्यक्षवाद कहलाएगा। यानी यहाँ पे हमें क्या होगा? यथार्थ ज्ञान, जो सही है वो ज्ञान हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। कांट का कहना है कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक नियमों से निर्देशित और संचालित होती हैं। कांट ने कहा है कि सामाजिक घटनाएं भी जो प्राकृतिक नियम होंगे उसी के द्वारा संचालित होंगी, किंतु उन प्राकृतिक नियमों के का कारण ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी की इच्छा से संचालित नहीं होती हैं, वरन ये मतलब होंगी ही अपने आप व्यवस्थित हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे चाहने से वर्षा हो जाएगी, या हमारे चाहने से धूप निकल आएगी, या हमारे चाहने से वर्षा रुक जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो ये इनका कहना ये है कि ये प्राकृतिक नियमों से हमारी सामाजिक घटनाएं निर्देशित होंगी। जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ ऊंचे मकान बनेंगे, घनी झाड़ियाँ होंगी तो वो बांस पे आपके मेघालय में जैसे बन रहे वैसे बनेंगे। अगर आपका पर्वतीय क्षेत्र है तो ढलान वाले मकान बनेंगे। हम क्योंकि बीच में मिडिल में रह रहे हैं तो हमें बर्फ़ गिरने का खतरा नहीं है, और नीचे बहुत ज़्यादा नमी नहीं है तो उससे भी खतरा नहीं है, तो हम स्लोप वाले मकान बनाएंगे सीधे। ठीक है, स्लोप वाले आपके बनेंगे जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, ताकि वो इकट्ठा ना हो, ज़्यादा भार हो जाएगा तो आपकी छत गिर सकती है। तो ये जो नियम होंगे ये प्रकृति तो निर्देशित कर रही है, और उसी के अनुसार हमारी वेशभूषा, उसी के अनुसार हमारा खान पान, उसी के अनुसार हमारे त्यौहार, उसी के द्वारा के हिसाब से हमारे जो सामाजिक कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं वो होंगे। लेकिन ये जो है निर्देशित और संचालित होती है, किंतु प्राकृतिक नियमों के कारण ढूंढना यहाँ पे व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी की इच्छा से संचालित नहीं हो रहे प्राकृतिक नियम। ऐसा किसने बोला है? कांट ने।
या कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद में ऐसा कहा गया है। फिर कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रिया को विशेष महत्व दिया है, यानी जो हम विवेक के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पे जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसको कॉम्टे ने महत्वपूर्ण माना है। और इसमें मानव मस्तिष्क एवं तर्क की विस्तृत व्याख्या की है कि अगर तर्क हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये जो है आप की महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होगा। ठीक है, प्रत्यक्षवादी अगर समाज है तो सही चीज़ें वो देख सकता है, तो वही आदमी सही चीज़ें देख सकता है जिसका बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत हो। धर्म एवं धार्मिक कार्यों के आधार भी कॉम्टे ने बौद्धिक क्रिया को ही माना है। जो हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसको भी कॉम्टे का कहना है कि ये धार्मिक क्रिया ही है। मानव प्रगति के लिए वे बौद्धिक उन्नति को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि अगर आपको प्रगति करना है तो सबसे पहले आपको अपनी बौद्धिक उन्नति करनी होगी, तभी आप उन्नति कर पाओगे, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद द्वारा ही संभव है। और ये किसके द्वारा हम करेंगे? प्रत्यक्षवाद के द्वारा, ऐसा कॉम्टे का कहना है। इन्होंने इसको प्रत्यक्षवाद को आवश्यक माना है और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में धार्मिक तात्विक व्याख्या का परित्याग करा है। धर्म और तत्व का इन्होंने परित्याग कराकर प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है, या इसके द्वारा किया जाए ऐसा इन्होंने बोला है। इस पर प्रत्यक्षवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानव मस्तिष्क को अलौकिक जो शक्तियां हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, वो कल्पना में जो हम जीते हैं, वो तात्विक दर्शन और अमूर्त विचारधाराओं से मुक्ति दिलाकर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करना है। अब मान लीजिए अंधेरे में हम निकल रहे हैं, रस्सी लटकी है, हम शाम समझ के भाग जाएं, अब वही हमारे दिमाग में बस जाए कि अरे वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो सांप निकलता। तो ये जो है विचारधारा, ये इसका इन्होंने परित्याग किया है और उससे मुक्ति दिलाने की बात करी है और सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया है कि अगर आप रस्सी देख रहे हैं तो सांप मत समझिए, वहाँ जा कर के देखिए कि ये सांप है कि नहीं है। या भूत हम चिल्लाते हैं भूत है, तो हमने एक कोई आकृति देखी और हम डर के भाग आए कि भूत है वहाँ पे, तो आप वहाँ जा कर के देखिए कि है कि नहीं है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण करिए, फिर इसके बाद वापस आइए कि भैया वो तो भूत नहीं था, वो पेड़ की ऐसी बनी हुई थी और अंधेरे में हमको ऐसा लगा। या कोई उड़ चिड़िया या कुछ ऐसे गए कि उसकी परछाई के साथ तो हमें ऐसा लगा कि कोई छोटा सा भूत या कोई कुछ निकल के भागा है। तो ये जो है कब होगा? जब हम प्रत्यक्षवादी होंगे और प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे। सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना भी इन्होंने प्रस्तुत की है और एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद को स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा कि कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद को धर्म के रूप में स्वीकार किया है और प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की। समाज का फिर से निर्माण करने की एक योजना तैयार करी और इन्होंने प्रत्यक्षवाद को मानवता का धर्म घोषित कर दिया। तो किसने प्रत्यक्षवाद को मानवता का धर्म घोषित किया है? आपके ऑगस्ट कॉम्टे ने। क्लियर हो गया? फिर प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाज, विशेषतः यूरोप का ही है ये, तो यूरोपीय समाजों की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से उन्नति करना है। तो भौतिक उन्नति करना है, बौद्धिक उन्नति करना है, तो नैतिक उन्नति अपने आप हो जाएगी। ठीक है, नैतिक उन्नति ये उद्देश्य है, तो ये आप डाल लीजिएगा, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक स्तर पर उन्नति। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देशों और शिक्षा पर बल दिया गया है। अब इन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे हो सकती है? तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि अगर इस उद्देश्य की, प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य की पूर्ति करनी है जिसमें भौतिक, बौद्धिक और नैतिक समाज विकसित हो सके, तो उसके लिए आपको निर्देशों एवं शिक्षा पर बल देना होगा।
क्लियर हो गया? फिर देख लेते हैं कि कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं क्या है। तो रॉलिन चैम्बरलिस ने प्रत्यक्षवाद की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो किसकी हम विशेषता यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं? रॉलिन चैम्बरलिस की। प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही नहीं करता है, लौकिक में विश्वास करता है। तो ये क्या है? अनिश्वरवादी है ही नहीं, ठीक है। फिर भाग्यवादी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिलेगा, ऐसा तो इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने कहा कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप पहले मन में सोचिए और फिर उसको करने का प्रयास करिए। प्रत्यक्षवाद तो ये कह रहा है ना, तो भाग्यवादी नहीं है। आशावादी भी नहीं है कि अभी नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा, वो कह रहा है कर्म करिए। फिर भौतिकवादी नहीं है। भौतिकवादी का मतलब ये है भौतिक शक्तियों का कि जो जिस फॉर्म में है वापस उस फॉर्म में आ जाए, भौतिक वही है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन करते हैं। फिर इनका संबंध वास्तविकता से है, कल्पना से नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं और उन नियमों को लागू कर रहे हैं, निरीक्षण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, तो ये वास्तविकता से संबंधित होंगी, ना कि कल्पना से। और उपयोगी ज्ञान से है, जो हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ हम उसी का ज्ञान लेंगे जो हमारे शोध का विषय रहेगा। सारे पे तो हम नहीं करेंगे ना। जो उस समाज की मुख्य विशेषता होगी सिर्फ हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो उपयोगी होता है उस ज्ञान का अध्ययन करता है, समझ ज्ञान का नहीं करता है। इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है, ना कि अस्पष्ट विचारों से। जो विचार स्पष्ट नहीं हैं उनके बारे में ये नहीं करता है। भाई ये सॉलिड नियम निकालेगा तर्क के साथ कि ऐसा हो सकता है। तर्क वहीं हो सकता है जहाँ पे पूर्ण ज्ञान हो। फिर इसका संबंध सावयवी सत्य से है, शाश्वत सत्य, सावयवी सत्य से है, न कि शाश्वत सत्य से। सावयवी समाज के लिए, ठीक है। शाश्वत से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका संबंध सापेक्ष है, निरपेक्ष से नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, एक धर्म, एक राजनीति के रूप में स्वीकार किया है। यानी ये विज्ञान मानते हैं, धर्म मानते हैं, राजनीति मानते हैं, और एक विज्ञान के रूप में यह अनुभव, अगर हम विज्ञान की बात करें तो अनुभव, अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण पर जोर देते हैं। अनुभव करिए, फिर उसको देखिए, निरीक्षण करिए, फिर परीक्षण करिए, फिर वर्गीकरण, इस पे ये जोर देते हैं। और एक धर्म के रूप में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान एक धर्म, और दूसरा आप लिख सकते हैं एक जो है राजनीति या राजनीति, ठीक है। इस तरह से इसकी जो मेन विशेषताएं हैं वो लिख दीजिएगा, बिल्कुल सीधे मत लिखिएगा। और यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन करी है तो या तो आप इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा या अंडरलाइन करिएगा, तो ये क्या दूर से ही दिखने लगेगा आपको। क्योंकि बेटा अगर ऐसे ही आप लिख दोगे एक ही पेन से तो कोई पढ़ेगा नहीं, और नंबर भी कम आ सकते हैं। आपने कंटेंट बहुत दे दिया, नंबर कम मिलेंगे। तो अपनी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना ही पड़ेगा। तो विज्ञान के रूप में अगर हम देखें तो अनुभव, अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण। यहाँ पे आप लिख लीजिए अनुभव, परीक्षण, वर्गीकरण, ठीक है। या आप निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, चारों पॉइंट डाल दीजिएगा। फिर धर्म के रूप में समाज की भौतिक और बौद्धिक एवं नैतिक प्रगति चाहता है। यानी धर्म के रूप में ये क्या कर रहे हैं? भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति,
क्लियर हो गया। फिर दूसरों की अधिकाधिक सेवा करना चाहते हैं ये, और एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य युद्ध को समाप्त कर राष्ट्र का एक राष्ट्रमंडल बनाना। यानी ये क्या कर रहे हैं, एक राष्ट्र मंडल बनाना। क्लियर हो गया। यानी इस कांट का प्रत्यक्षवाद एक विज्ञान, एक धर्म, एक राजनीति के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है, और एक विज्ञान के रूप में ये क्या कर रहा है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण कर रहा है। एक धर्म के रूप में ये क्या कर रहा है, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति की चाह कर रहा है। एक राजनीति के रूप में क्या कर रहा है कि एक राष्ट्र बने, जो टुकड़े हैं या जो युद्ध है उसकी वहाँ पे समाप्ति हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। या प्रेम व्यवस्था, प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन में विश्वास करता है तथा दूसरों के लिए जीना इनका लक्ष्य है। यानी दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, किंतु भविष्य में कांट का प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान के रूप में ही जीवित रह सका। यानी अब हम क्या चाहते हैं, जानते हैं कि जो इनका प्रत्यक्षवाद है सिर्फ निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पे ही आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो है वो एक धर्म के रूप में भी है, एक राजनीति के रूप में भी है। आलोचना देख लेते हैं क्वेश्चन की कि कैसे आपको याद करनी है, आलोचना में कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो कांट के प्रत्यक्षवाद की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है। तो सबसे पहले हम J.S. मिल की आलोचना देख लेते हैं। नाम याद कर लीजिएगा, रॉलिन, चैम्बरलिस और काम्टे। ठीक है। तो J.S. मिल के अनुसार कांट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में सामाजिक विज्ञान के लिए जिस सामाजिक स्तर को निर्धारित किया है उस पर वे स्वयं स्थिर नहीं रहे। मतलब इन्होंने कहा है कि इन्होंने नियम तो बना दिया अपनी पॉजिटिव फिलॉसफी में, लेकिन जिस स्तर पे इनको रहना चाहिए वो निर्धारित करा है वो, लेकिन वो आगे चल करके उसी पे अडिग नहीं रहे हैं। बाद में इसे वे एक धर्म के रूप में स्वीकार करने लगे और इससे इनकी प्रत्यक्षवाद की धारणा अत्यंत जटिल हो गई और इसे सरल भाषा में समझ सकना कठिन हो गया। यानी पहले तो जो ये प्रत्यक्षवाद लाए थे वो सिर्फ विज्ञान के लिए लाए थे कि किसी का भी अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण करिए और जो निष्कर्ष निकाले वही प्रत्यक्षवाद है। बाद में इन्होंने क्या कहा कि धर्म के आधार पे प्रत्यक्षवाद अलग है, फिर राजनीति के आधार पे प्रत्यक्षवाद। तो अब क्या हुआ कि जो सरल था और जिसको हम इजीली समझ सकते थे वो अब जटिल हो गया। यानी कांट स्वयं जो नियम निकाले थे उसी पे ही वो अडिग नहीं रहे। ऐसा किसने कहा है? ऐसा आपके J.S. मिल ने कहा है। फिर रॉलिन, चैम्बरलिस ने क्या कहा है कि कांट का प्रत्यक्षवाद अत्यंत अमूर्त अवधारणा है। अब क्यों है? क्योंकि धर्म, जनतंत्र, रूढ़ियाँ आदि ऐसी ही अमूर्तताओं की भांति इससे अधिक अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। अमूर्त क्योंकि अगर हम प्रत्यक्षवाद का पूरा करें तो मूर्त रूप में तो हम देख और छू सकते हैं, लेकिन अमूर्त रूप में है तो हम ना देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस ही तो कर सकते हैं। तो महसूस करने में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण कहाँ तक प्रभावित होगा? वो तो प्रभावी कम होगा, कुछ ही पे हो सकता है, सब पे तो हो नहीं सकता। तो वही इन्होंने कहा है रॉलिन, चैम्बरलिस ने कि कांट का प्रत्यक्षवाद अत्यंत अमूर्त अवधारणा है, यानी मूर्त रूप नहीं है। मूर्त रूप यानी ये ग्लास है, हमें दिख रहा है, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है आपको दिख रहा है? हम क्या सोच रहे हैं आपको दिख रहा है? नहीं ना। तो ये जो है अमूर्त अवधारणा की बात करते हैं, क्योंकि धर्म, जनतंत्र और रूढ़ियाँ ऐसी ही अमूर्त अवधारणा हैं जो हमें दिखती नहीं है, हमारे अंदर आ जाती हैं या हम उसको करते हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ये रॉलिन, चैम्बरलिस। फिर कांट प्रत्यक्षवादी अवधारणा में वैज्ञानिक पक्ष से अधिक महत्व धार्मिक व नैतिक पक्ष को दिया गया है। एक आलोचना ये भी करी गई है कि वैज्ञानिक पक्ष को कम, बाद में इन्होंने तो धार्मिक और राजनीतिक पक्ष को, नैतिक पक्ष को ज़्यादा महत्व दे दिया है। तो प्रत्यक्षवाद रहा कहाँ?
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्या है। द्वंद्व का मतलब ही होता है कि ये या ये। अब वो कब आएगा? जब तर्क होगा या जब युद्ध की स्थिति होगी। तो जो इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये किस पे करेगा? वाद विवाद पे ध्यान देता है। ठीक है, द्वंद्वात्मक का अर्थ होता है वाद विवाद। इनका कहना यह है कि जब वाद और विवाद होगा तो तीसरी चीज़ उत्पन्न होगी और यही जो है आप के समाज को आगे बढ़ाएगी और यही आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। मार्क्स का मत है कि व्यक्ति किसी समस्या को लेकर परस्पर वाद विवाद करता है। कोई समस्या आ गई तो परिवार बैठ कर के नहीं करता है कि ये होना चाहिए कि या ये होना चाहिए या ये कर सकते हैं, तो उसका जो है उपाय आपके पास आ जाता है। तो कार्ल मार्क्स वही कह रहे हैं कि किसी समस्या को लेकर परस्पर वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद करने से नवीन सत्यों की खोज होती है, कुछ नए सत्य आपके सामने आते हैं और वाद विवाद की इसी प्रक्रिया द्वारा किसी नवीन सत्य की खोज करने को ही मार्क्स ने क्या कहा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा है। यानी आपके पास कोई समस्या आ जाए तो आप वाद विवाद करिए, वो फिर कोई नई चीज़ उसके सामने से बीच से होके गुजर के आएगी, वही आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। मार्क्स कहते हैं, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। मार्क्स के अनुसार पहले हेडिंग डालिएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। इससे पहले आप थोड़ा सा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की डिटेल दे दीजिएगा कि वाद विवाद करके नवीन सत्यों की खोज द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की श्रेणी में रखी गई है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ है वाद विवाद के द्वारा किसी समस्या को लेकर उसका निष्कर्ष निकालना। ठीक है, और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक नवीन सत्य की खोज है, जैसा आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। प्रकृति में चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष है। मार्क्स ने कहा है कि प्रकृति में चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष है। संघर्ष में व्यक्ति को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये प्रक्रिया संघर्ष से व्यक्तियों के विचारों का टकराव होगा और इस टकराव के फलस्वरूप नए सत्य की खोज होगी और यही आपका क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आवश्यक तत्व में अगर हम देखें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अलिखित तत्वों का इसमें समावेश है, जिसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से तत्व हैं। पदार्थों में गतिशीलता, विश्व के प्रत्येक पदार्थ जो है गतिशील होते हैं। पदार्थ जो है गतिशील होंगे, जाहिर सी बात है, स्थिर तो कुछ है ही नहीं, सारे पदार्थ गतिशील होंगे। प्रत्येक पदार्थ में विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण पाया जाता है और उन तत्वों से टकराव जो होगा वो आपके विकास की ओर अग्रसर होंगे। अब मान लीजिए परिवार है, छोटा परिवार है, जब बच्चों की शादी हो जाती है तो परिवार में क्या होता है? टकराव होने लगता है। टकराव किसको जन्म देगा? नई चीज़ को, कि वो दूसरी जगह जाने लगेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो जो वहाँ का समाज होगा उससे भी तो प्रभावित होंगे। तो नई चीज़ जन्म होकर क्या आएगी कि यहाँ के जो गुण होंगे और वहाँ के जो गुण होंगे तो उसके अंदर एक तीसरा गुण उनके बच्चों में डेवलप हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो उस समाज का भी ले रहे हैं और जो उनके माँ बाप सिखा रहे हैं उस समाज का भी ले रहे हैं। माँ बाप कौन सा कार्य करेंगे? जो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ गतिशील है, स्थिरता नहीं है। तो प्रत्येक पदार्थ में विरोधी तत्व का सम्मिश्रण पाया जाएगा। विरोध होगा तो क्या होगा? टकराव होगा। टकराव ही आपके को विकास की ओर अग्रसर करेगा। इस प्रकार भौतिक जगत परस्पर विरोधी रूप में विकसित होता है और यह विकास निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है अभी हुआ फिर नहीं होगा, ठीक है? तो निरंतरता ये चलती रहती है। अभी हम कहीं और के थे और आज हम लखनऊ में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे कहीं और जाएंगे तो ये क्या होगा? विकास होता जाएगा। हमारे जो मूल्य थे वो भी तो परिवर्तित होंगे।
नवीन पदार्थों का निर्माण तथा प्राचीन का विनाश, ये क्रम चलता रहता है। यानी जब प्राचीन का विनाश होगा तभी तो नई चीजें आएंगी। ये किसने बोला है? आपके कार्ल मार्क्स का कहना है। ठीक है, तो पहला क्या है कि पदार्थों में गतिशीलता, ये आप या तो हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा या इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली चीज पदार्थों में गतिशीलता, तो आप बताएंगे कि प्रत्येक पदार्थ गतिशील है और उनमें विरोध की भावना के कारण परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा? विकास को वो जन्म देगा। ठीक है, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो नष्ट होंगी, नई चीज़ें आएंगी, और यही आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। फिर विचारों और चिंतनीय वस्तुओं की अपृथकता। फिर नेक्स्ट क्या है? विचारों और जो चिंतनीय वस्तु हैं उनकी अपृथकता। चिंतनीय वस्तुओं विचारों से पृथक नहीं किया जा सकता। जो चिंतनीय वस्तु हैं उनको हम अपने विचार से अलग नहीं कर सकते, वो तो उसके अंदर आएंगे ही ना। तो भौतिक जगत को वस्तु को देखने से मन में विचारों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के पदार्थ हमारे समक्ष रहते हैं और उनसे संबंधित ज्ञान भी हमारे समक्ष रहते हैं। कोई कहे वर्षा क्यों होती है, तो आपके दिमाग में है कि नहीं है? और फिर ये भी तो उत्सुकता रहेगी कि आखिर वर्षा क्यों होती है। ठीक है, तो उसी को हम प्रत्यक्ष मानते हैं और पदार्थों के अभाव में हमारे मन में विचारों की उत्पत्ति नहीं होगी। हमने चिड़िया को उड़ते देखा होगा तभी तो हमने एरोप्लेन की कल्पना करी। हमने मछली को तैरते देखा तभी तो हमने कल्पना करी कि एक ऐसा जहाज बनाए जो पानी पे तैर जाए। या हमने लकड़ी के गट्ठों को तैरते हुए देखा होगा पानी में, तो हमने कहा कि अगर इसका उपयोग करें तो ये तो इससे तो डूबेंगे नहीं। तो इनका कहना यह है कि जो आपके वहाँ वस्तु होगी वही चिंतन का विषय होगी। जब वस्तु ही नहीं होगी तो आप उसके बारे में सोचेंगे क्या? हम कल्पना वही करते हैं जो हम देखे हुई चीज़ें हमारे मस्तिष्क में होंगी। ये मनुष्य का विशेष गुण है। क्लियर हो रहा है? संचार के साधनों का भी विकास हम तब किए हैं जब हमने उसके बारे में सोचा है, देखा है। या लकड़ी के गट्ठे जब ढलान पे फिसलने लगे तो हमने उसके बारे में सोचा, हमने चलते हुए देखा तो कैसे इसी तरीके से हम अगर वो स्लोप कर गए तो हमने उस तरह से वहाँ पे आविष्कार करना शुरू करा। तो ये क्या है कि वस्तु को देखने से मन में विचारों की उत्पत्ति होगी। ध्यान रखिएगा, अगर हम वस्तु को देखेंगे ही नहीं तो मन में विचार नहीं आएंगे। बस इसी की डिटेल आपको यहाँ करनी है। ठीक है, कि वस्तु को देखेंगे तब मन में विचार आएंगे। फिर पदार्थ गतिशील होगा, यानी एक का विनाश होगा तो नए का जन्म होगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा है पदार्थों की आत्मनिर्भरता। संसार के समस्त पदार्थ परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पे से उनको पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? पहला क्या था? पदार्थों की गतिशीलता। दूसरा क्या है? वस्तुओं को देखने से मन में विचारों की उत्पत्ति होगी। तीसरा क्या है? पदार्थ पे हमारी आत्मनिर्भरता, या समस्त पदार्थ परस्पर संबंधित है, निर्भर है यानी संबंधित है। तीनों क्लियर हो गया? फिर चेतना व पदार्थ का संबंध सृष्टि के का आधार संघर्ष है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। संघर्ष से ही विचारों की उत्पत्ति हुई है। 4th पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि संघर्ष से ही विचारों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है, जो सत्य ही है। भाई संघर्ष होता ही नहीं तो हम क्या नए राज्य बनाते? क्या परिवार में संघर्ष ना होता तो परिवार में विभाजन होता? क्या बच्चे दूसरी जगह जाते? एक रीज़न आर्थिक है, बट मेन रीज़न तो यही है ना, ऐसा मार्क्स का कहना है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा और आपका कहना नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कहा है। क्लियर हो गया? तो संघर्ष से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। फिर विकास की प्रक्रिया, जगत में द्रष्टव्य वस्तु निश्चित विकास का ही परिणाम है। प्रक्रिया में विरोधी तत्व परस्पर सहायक होते हैं, अर्थात पुराने तत्वों का विरोध और नए तत्वों का समर्थन ही विकास की प्रतिक्रिया है।
जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप अपने मम्मी पापा को क्या कहते हैं कि मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, गलत किया। लेकिन क्या उन्होंने गलत किया? जो सुविधाएं थी जैसी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सही किया। या हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, अगर हम कहें कि वो गलत थी, पर्दा प्रथा गलत थी, स्त्रियों को पढ़ाना गलत था, या जौहर प्रथा गलत थी, तो वहाँ पे हम ये एक पॉइंट ये भी रख सकते हैं कि जो वहाँ का समाज था, या अरब देशों में 4 विवाह हो रहे थे वो गलत थे, लेकिन जो वहाँ पे समाज था, जब मैं पढ़ाऊँगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि उस कंडीशन को देखते हुए सही था। भाई जब आपके पास सत्ता होगी तभी तो शक्ति होगी। जब सत्ता ही नहीं है तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो क्या होगा? आपके ऊपर अत्याचार होगा। अब अत्याचार से बचने के कुछ कारण होंगे जिससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं, पूरा तो नहीं बच सकते लेकिन बच सकते हैं। उसके लिए उस टाइम समाज को जो जरूरी लगा उसने थोपा, और कुछ चीज़ें अपने हित के लिए भी थोपी है, ये भी सही है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी विकास की प्रक्रिया जगत में दृष्टव्य जो वस्तुएं हैं, जो आपको वस्तु दिख रही हैं, अनिश्चित विकास का ही परिणाम होती है। यानी विकास वही होगा जो वस्तुएं दिखेंगी उनका, जो नहीं दिखेंगी उनका विकास वहाँ पे नहीं होता है। प्रक्रिया में विरोधी तत्व परस्पर सहायक होते हैं, और विकास की प्रक्रिया तभी होगी। जैसे अगर आप एग्ज़ाम आपका चल रहा है तो ये परीक्षा क्या है? एक तरह का संघर्ष ही तो होगी। कंपटीशन क्या है? एक तरह का संघर्ष ही तो है। हाँ, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, बस इतना ही तो अंतर है, लेकिन है तो संघर्ष ही। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि ये जो है दृष्टव्य वस्तु, यानी जो चीज़ दिख रही है उसी के विकास का परिणाम है, और प्रक्रिया में विरोधी तत्व परस्पर सहायक की भूमिका निभाते हैं, सपोर्ट करते हैं। अर्थात पुराने तत्वों का विरोध और नए तत्वों का समर्थन ही विकास की प्रक्रिया है। उस टाइम की ज़रूरत थी पर्दा प्रथा, हमने स्वीकार करी, अब नहीं ज़रूरत है, हम विरोध करेंगे, यानी पुरानी चीज़ें हटी, नई चीज़ें आ रही हैं। बाल विवाह उस टाइम की ज़रूरत थी, हुआ, अब नहीं ज़रूरत है, हम नहीं मानेंगे। तो उस टाइम विरोध हुआ और उसके बदले नई व्यवस्था आई, और यही आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कार्ल मार्क्स के अनुसार। परिणात्मक से गुणात्मक विकास की प्रक्रिया में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब पदार्थ में परिमाणात्मक परिवर्तन होने के स्थान पर गुणात्मक परिवर्तन होंगे, परिणाम में परिवर्तन नहीं होंगे। समाज में सतत परिवर्तन होता रहता है, और एक समय जो परिवर्तन क्रांति का रूप धारण कर लेती है धीमे धीमे होगा, लेकिन क्या होगा कि जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो वो क्रांति का रूप धारण कर लेगी, पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति में जीव शास्त्री, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, प्रत्येक क्षेत्र में यह परिवर्तन दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि समाज में दिखाई दे। भाई जो 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ? धीमे 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 चीज़ें विरोध विरोध विरोध, फिर क्या हुआ? लास्ट में पूरा परिवर्तन हुआ। ये कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसा होता है। और ये परिवर्तन केवल समाज में नहीं दिखेगा, जीव शास्त्र में भी दिखेगा, रसायन में भी दिखेगा, भौतिक में भी ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा, ऐसा बोला है कार्ल मार्क्स ने। फिर बात कर लेते हैं जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा की गई है, क्योंकि इसमें तो इन्होंने सिर्फ एक पक्ष की बात करी है ना, ठीक है, तो इसकी आलोचना भी जाहिर सी बात है हो रही है। तो जो आलोचना हो रही है उसकी बात कर ले रहे हैं कि मार्क्स के अनुसार सामाजिक व राजनैतिक धाराओं में होने वाले परिवर्तन का एकमात्र कारण व्यक्तियों के विचारों का संघर्ष है, पारस्परिक वाद विवाद है। हमारे नवीन विचारों का यही स्रोत है, जैसा ये मान रहे हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि विचारों का टकराव ही हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। हाँ, ये मुख्य कारण हो सकता है, बट एक ही कारण नहीं होगा, ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। हमारे समाज के सभी परिवर्तनों पर हमारी भौगोलिक व आर्थिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए
लीजिए सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ अगर ठंडी में शादी हो रही है और जो आपके ठंडे वाले प्रदेश हैं वहाँ गर्मी के मौसम में शादी होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि टकराव या विरोध के कारण हुआ। मौसम का भी तो फर्क पड़ रहा है। या हम जो वस्त्र पहन रहे हैं, या हम जो फेस्टिवल मना रहे हैं कि जब मूंगफली आएगी या नई कोई फसल आएगी तो हम वो फेस्टिवल मनाएंगे। चावल जो धान निकलेगा, नया चावल निकलेगा तो अलग फेस्टिवल मनाएंगे। तो ये सब किस पे हो रहा है? ये आपके भौगोलिक और आर्थिक दशाओं पे भी तो हो रहा है भैया। अगर हम तब मनाएंगे ना जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह मनाएंगे, नहीं होंगे तो हम लो स्तर पे मनाएंगे। तो संघर्ष ही परिवर्तन का कारण नहीं है, एक विरोध ये किया गया है। इसी को थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को करना है। फिर दूसरी आलोचना देख लेते हैं। ये जो सिद्धांत है ये कहा गया है कि अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। कैरियर हंट ने बोला है कि मार्क्स का यह कथन कि भौतिक द्वंद्ववाद पदार्थ का विकास विचारों के समान होता है, यह बात समझ से परे है। यानी द्वंद्ववाद अत्यंत गूढ़ है और मार्क्स ने यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं मार्क्स कि पदार्थ किसी प्रकार गतिशील होता है, गूढ़ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अस्पष्ट इसलिए है कि उसकी पूरी व्याख्या यहाँ पे नहीं करी गई है भौतिक द्वंद्ववाद की। पदार्थ का जो विकास है वो विचारों के समान होता है, ऐसा जो कहा गया है इसका विरोध यहाँ पे किया गया है। फिर मार्क्स ने पदार्थ में चेतना को स्वीकार नहीं किया है, यानी चेतना ये मानते ही नहीं है। चेतना विहीन पदार्थ किस प्रकार विकसित हो जाएगा? भाई हमारे अंदर चेतना होगी तब तो हम वाद विवाद करेंगे और हम जो है परिवर्तन लाएंगे। एक आलोचना ये भी करी गई है। संघर्ष मानवीय विषयों में महत्वपूर्ण भाग अदा करता है, मानवीय विषयों में, पर उसे एक विश्वव्यापी कानून मानना और ऐतिहासिक विकास में उसे चालक शक्ति का श्रेय देना न तो उपयुक्त है नहीं। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि मानवीय विषयों पे हम बात कर रहे हैं और संघर्ष हो रहा है तो ये हर जगह ऐसा हो या विश्वव्यापी हो, ये तो होगा नहीं। ये भी आलोचना करी गई है। मार्क्स ने अपनी शक्तियों का आधार भौतिकवाद को रखा है, पर संसार का विकास आर्थिक शक्तियों के द्वारा भी तो होगा कि नहीं होगा? सिर्फ भौतिकवाद ही महत्वपूर्ण थोड़ी ना है, अन्य भी तो संबंधित है जिसमें आर्थिक महत्वपूर्ण है।